अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ को। इसके पहले हम जो है वो 5 लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 6 है। अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी को। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें जो है आपके साथ एक तो ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स भी शेयर किए जाएं और उसके अलावा आपके साथ ये इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं ये भी शेयर किए जाएं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। अब स्टूडेंट कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो है आपने यहां फॉलो के बटन पर क्लिक कर लेना है और ये कम्युनिटी आपको कैसे मिलेगी, ये कम्युनिटी जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कम्युनिटी आपको शो हो जाएगी। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम इंडस वैली को भी कवर कर चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम को भी कवर कर चुके हैं, गजनवी एम्पायर को भी कवर कर चुके हैं, गौरी सल्तनत को भी डिस्कस कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत को हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 के दरमियान रही है। अब दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्तलिफ अदवार हैं जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस कर चुके हैं। अब दिल्ली सल्तनत 5 हिस्सों के अंदर बटी हुई है, मुख्तलिफ हुक्मरान आए हैं, तो जिस खानदान से उनका ताल्लुक है, जिस लड़ी से उनका ताल्लुक है, उस नाम पर वो डायनेस्टी है। पहली जो स्लेव डायनेस्टी थी इसमें जो गुलाम थे शहाबुद्दीन गौरी के, उन्होंने हुकूमत कायम की थी, तो इसको हमने स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया था और ये 1206 से 1290 के दरमियान कायम रही थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो खिलजी डायनेस्टी के हवाले से होने वाला है। खिलजी डायनेस्टी बेसिकली 1290 से लेके 1320 तक रही है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि डेट्स कैसे याद रहेंगी, तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आप गौर से सुनते रहेंगे, मैं बार बार इंपॉर्टेंट चीजों को रिपीट करता हूं, तो डेट्स कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि 1206 में दिल्ली सल्तनत का क़याम होता है और ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, उसका आगाज होता है, वो 1290 तक रहती है। तो 1290 में क्या होता है, 1290 में खिलजी डायनेस्टी आ जाती है और वो 1320 तक रहती है। तो अगर सवाल बने कि खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर कितने साल हुकूमत की, तो इन्होंने हुकूमत की जी 30 साल। इसी तरीके से आप जो है बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ममलूक डायनेस्टी ने कितनी की। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहानी को कैसे स्टार्ट करते हैं कि ये खिलजी डायनेस्टी है और आपके सामने खिलजी डायनेस्टी के हुक्मरान हैं। तो खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहला हुक्मरान जो है वो जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और खिलजी डायनेस्टी, तो वो आपके साथ अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है वो शेयर किया जा रहा है। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर खिलजी का एक मुख्तसर सा दौर आता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का दौर आता है। देन जो है खुसरो मलिक का दौर आता है। अब ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और ये नंबर 4। अब ये जो 4 लोग हैं ये तो बेसिकली हैं खिलजी और ये इसी एक ख़ानदान से हैं। ये जो खुसरो मलिक साहब हैं ये बेसिकली एक ग़ुलाम है। ग़ुलाम किसके हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के, और ये इनको कत्ल करके इस जो है वो थ्रोन पर बैठते हैं। तो ये पूरी कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये आपको खिलजी डायनेस्टी का मैंने ओवरव्यू दिया है। अब अगर आप लेक्चर नंबर 5 को रिकॉल करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन को हमने स्लेव या ममलूक डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर और एक प्रोमिनेंट रूलर भी कहा था। अब गियासुद्दीन बलबन का जो पोता है मुइजुद्दीन केकाबाद, वो जो है उनके बाद तख्त पर बैठता है और तख्त की बागडोर संभालता है। अब 1287 के अंदर जो है गियासुद्दीन बलबन साहब जो है वो इंतकाल कर जाते हैं और 1287 से लेकर 1290 तक का जो अरसा है इसमें मुइजुद्दीन केकाबाद जो है वो तख्त दिल्ली पर बैठते हैं और स्लेव और ममलूक डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान जो है वो साबित होते हैं। इनकी जब मौत होती है, इनकी मौत बेसिकली बीमारी की वजह से होती है, तो इनकी जो मौत होती है उसके बाद इनका एक छोटा बेटा जिसकी 3 से 5 साल उम्र होती है उसको तख्त पर जो है बिठाया जाता है। लेकिन उस वक्त जो इनके मिलिट्री कमांडर होते हैं जिनका नाम फिरोज खिलजी होता है, वो तख्त इनसे छीन लेते हैं और दिल्ली का सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। तो मुइजुद्दीन केकाबाद साहब को जो तख्त से उतारने वाली शख्सियत है, उनकी मौत के बाद उनके खानदान को तख्त से उतारने वाली शख्सियत है, वो फिरोज खिलजी की है। और फिरोज खिलजी दर हकीकत जलालुद्दीन खिलजी है। इनका ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन खिलजी है और साथ साथ इनको फिरोज खिलजी भी कहते हैं। तो ये मिलिट्री कमांडर और गवर्नर भी थे जो दिल्ली के तख्त का कंट्रोल लेते हैं। कब, 1290 में। और उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी की
बुनियाद रखते हैं। तो 1290 से ये दौर स्टार्ट होता है जलालुद्दीन खिलजी साहब का और 1296 तक चलता है। अब वो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जलालुद्दीन खिलजी साहब के हवाले से शो किए जा रहे हैं और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको मदद मिलेगी। ये डेट एक बार सही कर लेंगे, 1290 से लेके 1296 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी साहब या फिरोज खिलजी साहब ने हुकूमत की थी। और आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत सुना होगा, उसकी रीज़न कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, लेकिन इन लेक्चर्स को सुनते हुए एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बॉलीवुड मूवीज़ में जो भी तारीख दिखाई जाती है वो सिरे से गलत है। तारीख का हर इंसान का अपना वर्जन होता है, लेकिन तारीख का वो वर्जन अगर किताब से सोर्स्ड है तो वो क्रेडिबल है, लेकिन अगर वो फैंटेसीज़ में क्रिएट किया गया है तो उस पर रिलाय करना फिर जो है आप जो है अपने आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने उन मूवीज़ में मौजूद कैरेक्टर्स को अपने जहन से निकाल के इसको समझने की कोशिश करनी है। तो हमने अब तक ये समझा कि गियासुद्दीन बलबन साहब का जो पोता था मुइजुद्दीन केकाबाद, वो स्लेव और ममलूक डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान साबित होता है, क्योंकि 1287 से 1290 के दरमियान जब वो हुकूमत कर रहा होता है तो वो बीमार हो जाता है और उसका एक मिलिट्री कमांडर और गवर्नर जिसका नाम फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी है वो तख्त पर हुकूमत अपनी कायम कर लेता है और 1290 से ऑनवर्ड जो है फिर खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये तख्त पर बैठते हैं जलालुद्दीन खिलजी साहब तो इनकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 70 साल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 70 साल से मुराद ये है कि ये बूढ़े हो चुके होते हैं। तो इनका ये जो दौर है 6 साल का दौर, एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद इन्होंने डाली। तो जो बुनियाद डालता है किसी भी सल्तनत की या किसी भी जो है वो किसी हुकूमत को स्टार्ट करता है, किसी रूल को स्पेसिफिकली स्टार्ट करता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है चाहे उसने अपने दौरे हुकूमत में कुछ भी ना किया हो। तो इनका दौरे हुकूमत बड़ा लीनियंट था, ना सख्त सजाएं थी, ना कोई स्ट्रिक्ट गवर्नेंस थी और ना ही कंट्रोल था। तो इसको बड़ा लीनियंट दौर समझा जाता है। अब ये वो सारी स्टोरी बताई जा रही है इन बुलेट पॉइंट्स में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी साहब का ताल्लुक एस्टैब्लिश करते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इनका ताल्लुक क्या है? इनका ताल्लुक यह है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका जो भाई था, जो सगा भाई था, वो इसी की तरह एक कमांडर होता है जिसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो उसका एक छोटा बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी परवरिश अपने चचा की सुपरविजन में पाता है जिनका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब बड़ा होता है तो वो जलालुद्दीन खिलजी अपने चचा का दामाद भी बन जाता है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो रियासतें होती हैं उनका गवर्नर भी बनाया जाता है इसको। अच्छा, अब ये अपनी काबिलियत की बना पर जलालुद्दीन खिलजी के सामने अपना एक मकाम पैदा करता है अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद ये एक मकाम देवगिरी को लूट कर आता है 1290 के अंदर। और ये सुल्तान को जो है सुल्तान को रिपोर्ट नहीं करता, 1296 के अंदर ये लूट के आता है। सुल्तान को रिपोर्ट किए बगैर अपने जो है वो इलाके के अंदर चला जाता है। तो सुल्तान इसके ताक़ुब में जाता है और उस वक्त सुल्तान बड़ा गुस्से में होता है और उसी मौके पर जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होती है अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत। अब जलालुद्दीन खिलजी के हवाले से आप मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट MCQs के पर्सपेक्टिव से चीज़ नहीं रह गई जो हमने डिस्कस ना की हो। देखें, ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनका पर्पज़ ये है कि आपको ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाएँ लेक्चर्स में, ताकि आपको मज़ीद फिर जो है मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अब डिस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चन आना नहीं है, क्वेश्चन तो MCQs की सूरत में आएगा। तो MCQs के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम जो है एक स्टोरी की सूरत में जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब अलाउद्दीन खिलजी को हमने डिस्कस करना है। जलालुद्दीन खिलजी हमने देखा 1290 से लेके 1296 तक थे। आपने इस चीज़ को ज़हन नशीन करना है कि जिन चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ इंटेंशनली कर रहा हूँ ताकि ये आपके जहन में रह जाएं और आपको डेट्स याद रह जाएं। जो आप शिकायत करते हैं ना डेट्स याद नहीं होती, तो इसलिए याद नहीं होती कि आप चीज़ों को रिपीटेडली सुनते नहीं हैं, उन इंसिडेंट्स के साथ अपने आप को अटैच नहीं करते। अच्छा, आप जलालुद्दीन खिलजी साहब को डिस्कस करने के बाद मैं मज़ीद आगे बढ़ते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जो सिंगल हो, किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे आप रिलाई कर सकते हैं। इसकी फीचर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डिटेल्स आपको हमारे एक वीडियो में मिलेंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में इस किताब की फीचर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ साथ आपको बताया गया है कि ये किताब आपके लिए कैसे मुफीद हो सकती है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। अब अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खिलजी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ खिलजी डायनेस्टी बल्कि दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत हुक्मरान था, उसकी बहुत सी रीजंस थी। रियासत के अंदर अपना होल्ड कायम करना किसी भी सुल्तान के लिए, किसी भी हुक्मरान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। रियासत की एक्सपेंशन तो आपने कर ली, लेकिन एक्सपेंडेड रियासत के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आपने कोई अच्छी हुकूमत नहीं की, और साथ साथ आपने अगर गुड गवर्नेंस नहीं की तो आपको याद नहीं रखा जाता। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो इमेज आपको इंडियन मूवीज़ में मिलता है वो सरासर बेबुनियाद है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस खित्ते को प्राइस कंट्रोल जैसी चीज़ें दी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस खित्ते को बताया है कि एक हुक्मरान किस तरीके से तख्त पे बैठ के हर एक चीज़ को मैनेज कर सकता है, उस पर कंट्रोल रख सकता है। तो ये उसकी साइड वो दिखाना नहीं चाहते, उसको छुपाने के लिए उन्होंने वो फैंटेसीज क्रिएट की हुई हैं। अगर आप एक लॉजिकल चीज़ सोचें कि अगर ये हुक्मरान इतने ही कमज़ोर थे, इतने ही अयाज थे, तो उन्होंने कैसे हुकूमत कर ली इतना अरसा बरसगीर पाक को? इन पे 600 साल का अरसा है, तो ये कैसे 600 साल का तो वो अरसा है जो इन्होंने यहाँ बैठ के हुकूमत की है, तो कैसे की है? अगर इतने नाकारा थे या इतने अयाज थे, आप लोग हरा देते इनको। तो बहरहाल हम मजीद इसको कंट्रोवर्सी को स्ट्रेच नहीं करते, ये एक फैक्ट था जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब का ताल्लुक जलालुद्दीन खिलजी से आपने समझ लिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इनके नेफ्यू भी हैं और सन इन लॉ भी हैं। तो इन्होंने जो रियासत का कंट्रोल है वो 1296 में संभाला है। ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है 1296 में रियासत का कंट्रोल कैसे संभाला है? जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करने के बाद। अब जैसे ही ये रियासत का कंट्रोल संभालते हैं तो इनको एक चीज़ समझ आ जाती है कि रियासत को अगर एडमिनिस्टर करना है तो इसके अंदर मौजूद जो मसाइल हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्होंने मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया और चीज़ों की प्राइसेस को फिक्स कर दिया। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए, और सबसे बड़ी बात कि उन ऑफिसर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो कायम करने के लिए एक स्पाई नेटवर्क क्रिएट किया जो उनकी जासूसी करता था और डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करता था। इससे मार्केट्स में करप्शन खत्म हुई, मार्केट्स में प्राइस कंट्रोल हुआ और मईशत ने तरक्की की। बाहर के इलाकों से लोग आके दिल्ली के अंदर जो है वो अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर रहे थे। इससे सल्तनत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ रेवेन्यू की सूरत में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप ये समझें कि आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत कायम करने वाले मंगोल हिंदुस्तान का रास्ता देख चुके थे और हिंदुस्तान आना चाहते थे। मुतअद्दिद हमले वो इस नीयत से करते थे कि यहाँ के इलाकों को लूटा जाए। लूटने के बाद अब उनकी इंटेंशन अपने तख्त का क़याम थी दिल्ली के ऊपर। तो इसी इंटेंशन से मंगोल अपनी एक आर्मी लेके आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी को ये मशवरा दिया जाता है कि मंगोलों के साथ सेटलमेंट कर ली जाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस चीज़ को रद्द कर देते हैं। 1296 में तख्त पे बैठे हैं ना ये, तो 1296 के बाद 1299 में बैटल ऑफ किली के नाम से एक जंग होती है दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर, और उसमें इनका सबसे मशहूर कमांडर जिसका नाम जो है वो जफ़र खान है। जफ़र खान वो है जिससे मंगोल कांपते थे, मंगोल डरते थे और मंगोलों से दुनिया डरती थी। तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था और मंगोलों को इन्होंने हराया था बैटल ऑफ किली में। बैटल ऑफ किली में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 1299 के अंदर लड़ी गई थी और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया था। और कहा यह जाता है, तारीख ये बताती है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, कि उनकी खोपड़ियों से उन्होंने मीनार बनाया था। तो इस लेवल पे मंगोलों को उन्होंने पीछे धकेला और उसके बाद मंगोलों ने दोबारा जो है वो एक एम्पायर क्रिएट करने की इंटेंशन से कभी जो है इस पे हिंदुस्तान के ऊपर दोबारा से हमला इंडिया के ऊपर नहीं किया। अच्छा, वही फैक्ट्स जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं वो सारे यहाँ बुलेट पॉइंट्स की सूरत में मेंशन्ड हैं। बैटल ऑफ किली के बारे में यहाँ बात की गई है, 1299 की डेट आपको बताई गई है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है। इन्होंने जो है वो एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम डेवलप किया था और मुख्तलिफ स्टेट्स को इन्होंने कैप्चर किया था। तो आपके लिए जानना सिर्फ ये ज़रूरी है इस टॉपिक के अंदर कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जंग लड़ी थी, मंगोलों से जो है इस इलाके को बचाया, प्राइस कंट्रोल किया और गुड गवर्नेंस की एक एग्जाम्पल सेट की। अलाउद्दीन खिलजी इस सल्तनत के आखिरी मजबूत हुक्मरान थे और दिल्ली सल्तनत के मजबूत हुक्मरानों में एक ऐसा नाम है कि जो सर फहरिस्त हमेशा से रहता है। इनके एक कमांडर, एक जनरल थे जिनका नाम मलिक कफूर है, जो इनके साथ बहुत अटैच थे। अब आपने उन स्टोरीज के ऊपर बिलीव नहीं करना जो मुख्तलिफ मूवीज के अंदर आपको हाईलाइट की जाती है, दिखाई जाती है। तारीख उससे बहुत डिफरेंट होती है। आप हिस्टोरियंस को और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को पढ़ें इस चीज के लिए। तो मलिक कफूर जो है वो तख्त के पीछे होते हैं बिल्कुल, लेकिन सुल्तान के होते हुए, अलाउद्दीन के होते हुए वो इस चीज को जो है
वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अलाउद्दीन खिलजी की जब मौत होती है तो मौत इनकी होती है 1316 के अंदर। जब तक ये जिंदा रहते हैं, तख्त पे रहते हैं, तो जब तख्त से जा रहे हों इसका मतलब ये इस दुनिया से चले गए हैं। तो 1316 के अंदर जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद से कहानी अगेन एक इंटरेस्टिंग रुख लेती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले 5 लोग दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं और छठा जो है खुसरो खान बैठता है। तो अब जैसे ही अलाउद्दीन की मौत होती है 1316 के अंदर, तो मलिक कफूर क्या करते हैं कि जो इनका बेटा इंटाइटल्ड होता है मुबारक शाह, उसको ये कैद कर देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री को लीड कर रहे होते हैं, इनके पास पावर्स होती हैं। और किसको सुल्तान बना देते हैं? सुल्तान बना देते हैं शहाबुद्दीन उमर को। अब शहाबुद्दीन उमर की कुछ रेफरेंसेस के मुताबिक जो एज है वो 5 से 6 साल है। तो 5 से 6 साल के बच्चे को तख्त पर क्यों बिठाया जाए? उसकी रीजन ये है ताकि ये रियासत के मामलात को नहीं समझता, ये तो टोडलर है, तो मैं इसकी बेसिस पर, इसके बिहाफ पे रियासत की उमूर को जो है वो सरंजाम दूंगा और बगावत भी नहीं होगी, क्योंकि शहाबुद्दीन उमर जो है वो सुल्तान का ही वारिस है। तो इस तरीके से इन्होंने रियासत के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, लेकिन ये लंबा अरसा ना चल सका। मुबारक शाह को उनके लॉयल्स, वफादारों की तरफ से जो है रियासत इसकी जेल में से आज़ादी मिल गई, उन्होंने उसको रिहा करवा दिया, और जैसे ही रिहा करवाया तो मलिक कफूर को इन लोगों ने मार दिया। तो ये तख्त पे नहीं बैठ सके थे, अलबत्ता कुछ अरसा उन्होंने पपेट रूलर को यूज करते हुए जो है रियासत के उमूर सरंजाम दिए। उसके बाद मुबारक शाह जो है वो बेसिकली खिलजी डायनेस्टी के एक और सुल्तान बन जाते हैं और दिल्ली के तख्त पे बैठ जाते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी के पहले हुक्मरान हैं, 1290 में आए हैं। जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कत्ल कब किया जाता है? 1296 में, 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी रियासत को जो है स्ट्रांग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं खिलजियों के रूल को, और उनकी मौत होती है 1316 एडी के अंदर। 1316 एडी के बाद एक साजिश होती है जिसकी वजह से शहाबुद्दीन उमर को तख्त पर बिठाया जाता है मुबारक शाह की जगह पर, लेकिन मुबारक शाह दोबारा से वापस आ जाते हैं, मलिक कफूर को कत्ल कर दिया जाता है। अब मुबारक शाह जो है उनके एक गुलाम होते हैं खुसरो खान। ये ओरिजिनली एक स्लेव होते हैं, लेकिन इनके दौर में एक मिलिट्री कमांडर होते हैं। तो जब ये खुसरो खान देखता है कि मुबारक शाह अपना एक स्ट्रॉन्ग रूल कायम कर रहा है तो इसको असैसिनेट कर देता है। अब हमने समझा कि मुबारक शाह जब तख्त पर बैठ गया तो उसका एक जनरल जिसका नाम खुसरो खान था और ये प्रीवियसली एक गुलाम था, वो इसका कत्ल कर देता है और खुसरो खान बैठ जाता है तख्त के ऊपर। अब ये कब का वाकया है? ये वाकया है जी 1320 का। 1320 तो मुबारक शाह ने कब से कब तक रूल किया? क्योंकि सुल्तान जो है अलाउद्दीन 1316 में इस दुनिया से गया था, तो 1316 के अंदर ही मुबारक शाह जेल से छूट के आ जाता है सेम ईयर में और तख्त का कंट्रोल ले लेता है और 1320 तक तख्त पर बैठता है। तो इसका कत्ल कर दिया जाता है इसके एक जनरल जो कि प्रीवियसली गुलाम होता है खुसरो खान की तरफ से। तो जब इसका कत्ल किया जाता है तो मुबारक शाह का एक वफादार अलाउद्दीन खिलजी का प्रीवियस एक गवर्नर और मिलिट्री कमांडर जिसका नाम जो है वो गाजी शाह है, जिसका नाम जो है वो गाजी मलिक है, सॉरी, जिसका नाम गाजी मलिक है, वो क्या करता है? वो आके खुसरो खान को मार देता है, उसको असैसिनेट कर देता है और 2 जंगें इनके दरमियान बाकायदा लड़ी जाती हैं और उन जंगों के बाद खुसरो खान को मार दिया जाता है। किसकी तरफ से? गाजी मलिक की तरफ से। अब आप यहां एक फैक्ट क्रिएट करेंगे कि गाजी मलिक कौन है? गाजी मलिक का ओरिजिनल नाम गियासुद्दीन तुगलक है और गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। इसका मतलब यह कि खिलजियों का दौर खत्म हुआ, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक, और इसका नाम गाजी मलिक भी है। और इसने किसको मारा? इसने खुसरो खान को मारा। खुसरो खान किसको मारकर तख्त पे बैठा था? मुबारक शाह को मार के तख्त पे बैठा था। तो इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी 1290 से स्टार्ट होती है और 1320 में एंड हो जाती है। दौरे हुकूमत 30 साल है और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। मुझे बताएं, अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही, कैसे हो सकता है कि अगर आपने चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है, लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम देखा है तो चीज़ आपको भूले? इसी तरीके से अगर अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बारे में पूछा जाए तो कैसे आपको भूल सकता है कि 1296 के अंदर उसने अपने जो ससुर है उसको कत्ल किया था और 1316 के अंदर उसकी वफात हो गई थी। तो ये इसका दौर हुकूमत है। तो इस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी जब आप इनको रिपीटेड सुनेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ से, क्योंकि हम एक
एमसीक्यूज नेचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी है कि इन सारी स्टोरीज बुलेट पॉइंट्स को देखने के बाद हम जो है वो अपने आप को एग्जाम पर्सपेक्टिव से जज भी करें। अब क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे दें। स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं कि रिपीटेड लेक्चर्स डेली बेसिस पे आने चाहिए, लेकिन जब मैं उनको कोई असाइनमेंट देता हूं तो कोई सॉल्व ही नहीं करता। तो असाइनमेंट है ये कि आपने क्वेश्चंस जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इनके आंसर्स कमेंट में मुझे बताने हैं। तो हम बढ़ते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आप खिलजी डायनेस्टी को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं तो आप बासानी आंसर कर सकते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर खिलजी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ एग्जाम से लिए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को जज करने के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से सोर्स किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी को असेस किया जाए। सो फॉर हाउ मेनी ईयर्स खिलजीज रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। अब ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो कोई चीज अगर आपको ना समझ आए पूछ लेनी है, फिर भी ना समझ आए तो सर्च कर लेनी है। When did अलाउद्दीन अटैक ऑन गुजरात। तो अलाउद्दीन ने गुजरात के ऊपर कब अटैक किया था। उसके बाद When did अलाउद्दीन खिलजी अटैक रंथम्बोर, ये भी आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रंथम्बोर वाज रूल्ड बाय डैश इन 1301। तो अब यहाँ इस चीज से अंदाजा हुआ आपको, वैसे इसका आंसर मिल गया कि 1301 में हमला किया गया था। अब आपने ये सर्च कर लेना है कि रूल किसकी तरफ से किया जा रहा था। ठीक है, रूल किसकी तरफ से किया जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी was killed by dash in 1296 AD। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी was the son in law and nephew of। अब इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। in which year जलालुद्दीन beat the मंगोल्स। मंगोल्स के साथ जो जंग हुई उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, मैंने साल बताया, जंग का नाम और जंग का जो मकाम है वो बताया। अलाउद्दीन खिलजी was the governor of which region। तो ये किस रीजन के गवर्नर थे सुल्तान बनने से पहले। नेम द फादर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसको भी आपने सर्च करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, इसको सर्च करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब आप इसका नाम सर्च कर लेंगे जलालुद्दीन खिलजी से इनका रिलेशन आपको पता होगा तो पता होगा आपको कि अलाउद्दीन खिलजी इनके नेफ्यू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी कंकर्ड गुजरात, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एमसीक्यूज में। उसके बाद हु कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा इन 1311 AD। अब अलाई दरवाजा जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये अलाई दरवाजा 1311 में कहां पर कंस्ट्रक्ट करवाया है इसको आपने सर्च करना है। द बैटल विच वाज फॉट बिटवीन द मंगोल्स एंड द दिल्ली सल्तनत इन 1299 AD इज नोन एज। अब इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मलिक कफूर वाज द डैश ऑफ अलाउद्दीन। तो मलिक कफूर का रिलेशन पूछा जा रहा है कि इसका क्या रिलेशन था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एज अ पपेट रूलर बाय मलिक कफूर। इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए ऐड किया गया है। उसके बाद द खिलजी डायनेस्टी ऑफिशियली केम टू एन एंड व्हेन खुसरो खान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन 1320 AD बाय। अब ये पूरा क्वेश्चन आपकी असेसमेंट के लिए ऐड किया गया है क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। व्हिच डायनेस्टी सक्सीडेड द खिलजी डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत। तो खिलजी डायनेस्टी को किसने जो है वो शिकस्त दी थी और दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना रूल कायम किया था। इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुगलक डायनेस्टी थी वो। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। अगर आप ये एमसीक्यूज हासिल करना चाहते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपने स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर रहा है और किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहता है जो उसको तैयारी में फैसिलिटेट करे, तो वो लर्नर पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश होने वाली एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पर रिलाई कर सकता है। ये किताब आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ दी जाती है। इस किताब के साथ आपको मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं, बबल शीट्स दी जाती हैं, और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि QR कोड्स एडेड हैं जिससे आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ वन पेपर नेक्सस को एक्सेस कर सकते हैं। अब वन पेपर नेक्सस क्या है और किस तरीके से वो आपको तैयारी में फैसिलिटेट करेगा, ये सारी चीजें उस फीचर्स वाली वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।